So good morning, new batch. This is Captain Ajay and I'll be taking your ship construction, safety, as well as law. That Good is afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good good afternoon. afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon. Afternoon, So sir. this paper which I take is the maximum for that. This one paper, ship construction, ship stability, safety, law, and HR. So this your stability will be taken by Captain Rajat Jain, and Madam Nidhi will take your HR. The rest, all three topics I'll be taking. So that is your ship construction, law, as well as your safety. Now we'll be doing your ship construction. You've done your pre-C, you know something about construction. So we'll do the basics and then we'll go into the detail. You've seen this vessel arrangement, general arrangement of vessel. And you've been on board, you've seen जनरल कार्गो कोई था अभी तक जनरल कार्गो में कि सबने टैंकर किया ये कंटेनर वाले Yes, sir. या नहीं? General cargo कोई में था नहीं मैं. या जनरल कार्गो है Sir, Mr. Mishra. General cargo. सो जनरल कार्गो में एक आपका प्लान व्यू है जो टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है सो जनरल कार्गो में यू हैव ट्विन डेक यू हैव क्रेन्स कैन बी ट्विन टुगेदर ट्विन डेक बंद करके उसके ऊपर भी लोड कर सकते हो दिस इज योर जनरल अरेंजमेंट प्लान ये पुराने टाइप का जनरल कार्गो है यार मिडशिप अकोमोडेशन होती थी पहले आपके डेरिक्स होते थे और ये एंटीना वायर लगे होती थी एंड ये ट्विन डेक्स होता था कार्गो होल्ड डीप टैंक्स होते थे फॉर ऑयल एंड ऑल और ये प्रोपेलर शाफ्ट इतनी लंबी होती थी और ये यहाँ तो गन भी लगाई हुई है तो ये पुराने जहाज़ों में ऐसे था नाउ दैट्स द ऑयल टैंकर नाउ दिस इज द साइड व्यू और द शेयर व्यू द साइड प्लान ये आपकी फ्री फॉल लाइफ बोट लगी हुई है एंड मास्ट राइजर्स आर देयर and this is your hose crane so two cranes are here and foxtail आ गया and the other areas ये आपके योकोहामा फेंडर रखे हुए हैं for double banking so that's your plan view and the side view ये chemical tanker है so chemical tanker में free fall life boat आ गई and high velocity vents and PV valves हैं इसमें these are your PV valves और इसमें टैंक्स आपके इपॉक्सी स्टेनलेस स्टील या रबर कोटिंग के होते हैं गैस कैरियर आ गया गैस कैरियर में दिस इज टाइप ए इंटीग्रल टैंक है ये फुली रेफ्रिजरेटेड गैस कैरियर है तो यहाँ आपका टेम्परेचर अगर एलपीजी होता तो -43 पे आता है एलएनजी होता तो -162 डिग्रीज पे कूल किया जाता ये आपका बल्क कैरियर आ गया आजकल आपके गियरलेस भी आते हैं जिसमें डेरिक्स नहीं होते या क्रेन्स नहीं होते तो आपके साइड रोलिंग हैचेस होते हैं एंड नंबर ऑफ होल्ड्स आर ऑलमोस्ट 5 और 6 अब यह है और ऑयल कैरियर और ओ कैरियर जिसमें ड्राई का जो है बल्क सेंटर टैंक में दिया और विंग टैंक्स में ऑयल आयरन ओर ऐसे किया हुआ है सेंटर टैंक में आयरन ओर होल्ड में और विंग टैंक्स में ऑयल इसमें आईजी सिस्टम होगा ये ओबो है दैट इज ऑयल बल्क ओर सो इसमें कोई क्रेन्स नहीं है या डेरिक्स नहीं है हियर यू हैव ऑयल ओर एंड बल्क can be loaded in combination. This is your cellular container vessel. A number of tiers can be loaded after closing a hatch. आजकल hatchless container vessels हैं जहाँ
हैच कवर ही नहीं होते फॉर फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड में 2 हैचेस में होते हैं, बाकी में नहीं होता, तो वो उसमें कोई लैशिंग भी नहीं लगती ऊपर में। we'll come to that afterwards. This is your ro-ro vessel. तो रो वेसल में इसमें स्टर्न रैंप है और रैंप से चल रहा है ऊपर, ये वेरियस डेक्स आर देयर। दिस इज रो कम पैसेंजर वेसल, तो ऊपर में पैसेंजर्स के लिए है। दिस इज अ पैसेंजर शिप, so that's just a general arrangement. So how does the general arrangement of tankers differ from general cargo? जनरल कार्गो में ट्विन डेक होगा, टैंकर्स में क्लोज्ड टैंक्स हैं, जनरल कार्गो में ओपन होल्ड्स हैं। तो कई सारा डिफरेंस है। पीवी वैल और ये सब लाइंस आती हैं जो कार्गो वेसल में नहीं है, उसमें मास्टराइजर होता है, इसमें नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। विच काइंड ऑफ शिप्स हैव ट्विन डेक? जनरल कार्गो में होती हैं। विच टाइप्स ऑफ शिप्स हैव प्रेशर टैंक? चलो ये तो बताओ, प्रेशर टैंक किसमें होता है? गैस कैरियर, LNG, LPG, LNG LPG में होता है, हाँ, गैस कैरियर्स में होता है। एंड विच काइंड ऑफ शिप्स हैव बोव डोर्स एंड स्टर्न रैम्प? किस में होता है? रो कार कैरियर्स। रोरो में होगा, या रोरो कम पैसेंजर शिप। अब हम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। कैम्बर पढ़ा था क्या प्रीसी में? व्हाट इज कैम्बर? याद है कि भूल गए? याद नहीं है? चलो फिर आपको डायग्राम देके समझाएं पहले। लेट मी शो यू डायग्राम ऑफ कैम्बर, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन शुरू कराते हैं। तो ये डेफिनेशंस में आपको डायग्राम बनाना है, डेफिनेशन लिखना है और यूज लिखना है, तभी यू गेट 6 नंबर, अदरवाइज यू डोंट गेट। अब कैम्बर क्या है? बेसिकली आपकी डेक प्लेटिंग ये है, ठीक है, दिस इज अ डेक प्लेटिंग। So camber is a downward curvature of your deck plating in the transverse direction, so that whatever the green seas which is shipping on deck will drain out on the sides. तो ये लिखना जरूरी, it's a downward curvature in the transverse direction of the uppermost deck, so that the green seas can be shipped on the side. जैसे ये स्माइल नहीं कर रहा है बंदा, वो मैंने याद कराने के लिए कैम्बर ऐसा है, जैसे बंदे फ्राउन कर रहा है तो उसका मुंह के ऐसा लिप ऐसे बन गया है, दैट इज कैम्बर। कैम्बर की जो बेसिकली क्या है, उसका काम कोई बॉयंसी का नहीं होता, इसका काम सिर्फ ड्रेन करने के लिए। जैसे आपके बाथरूम में होता है स्कपर, पानी जो है वो ड्रेन करने के लिए एक ढलान लगती है, सो इट्स लाइक अ ढलान। तो दिस इज 2% ऑफ द ब्रेथ ऑफ द वेसल। तो सपोज ब्रेथ ऑफ द वेसल इज 40 मीटर्स, कैम्बर हो जाएगी बीच वाले की हाइट जो है दैट इज 0.8 मीटर्स, और इधर की 0 है, इधर 0.8 है, तो ये पानी ऐसे ड्रेन कर जाएगा। तो 40 into 0.02, दैट इज 2% इज 0.8। तो ये कैम्बर है। नाउ वील कम टू द डेफिनेशन। So it is the downward curvature of the deck in the transverse direction, that is towards the side. This ensures that your ship seas drained off the deck as quickly as possible. So the camber curve can be in form of an arc of circle, it can be a parabola or several straight lines. And normally camber is 2% of the ship's breadth. So the use of camber is for draining of water accumulated on deck towards the scuppers
ऑन द साइड्स, राइट। तो उससे आपका जो पानी इकट्ठा हो गया है उसको ड्रेन करने के लिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये क्लियर है? कैम्बर सबको क्लियर है कि फिर से रिपीट करूं? सर यस सर क्लियर। क्लियर है ना सबको? चलो, क्लियर है सर। तो ये जो हाइट हो गई बीच के एरिया की उठी हुई, सो दैट यहां से पानी ड्रेन कर जाए, दैट इज कैम्बर। अब आता है राइज ऑफ फ्लोर। अब जैसे ये है, ये बॉटम ऑफ द शिप ऐसे उठा हुआ है। छोले कुलचे खाते हो क्या आप लोग? खाते हो? देखा है कि वो बड़ा सा एक बाउल रखा होता है साइड में, ब्रास का। यस हाँ, देखा है। तो नीचे से उसका कैसे उठा होता है, देखा नहीं है? वो पतीला नीचे से कैसे उठा होता है, देखा है? हाँ पतीला ये उठा सर होता है यस ना। सर। खाने यस सर। खाने पीने का नाम लिया तो फटाफट सबकी जबान में पानी आ गया। सब लोग सोच लगे खाना पीना कहाँ से आ रहा है। पढ़ाई के नाम पे सब भाग जाते हैं, जैसे ही खाना पीना बोला सब लोग हाँ हाँ हाँ, खाना पीना हमने देखा है भाई। तो जैसे उसकी ढलान है नीचे में, वैसे शिप की भी ढलान है। अब शिप की ढलान क्यों गई है? या कि पानी इधर जो इकट्ठा हो जाए वो सेंटर में आ जाए, यहाँ से पंप आउट कर जाए। पहले में फ्राइमो पंप होते नहीं थे, पहले उनकी पंप की एफिशिएंसी होती नहीं थी। तो क्या होता था, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाए तो वो पंप आउट ही नहीं होता था। तो वो ढलान करते थे ताकि सेंटर एरिया में आ जाए, और सेंटर में जो पंप है, बिल्ज पंप, वो यहाँ से पंप आउट कर दे। तो ये जो उठा हुआ है साइड से, देखा नहीं, यहाँ से साइड से उठा हुआ है ये, इधर से ये ऐसे उठा हुआ है ना। यस तो सर। ये यस साइड से उठा हुआ है, इसको हम राइज ऑफ फ्लोर या डेड राइज कहते हैं। दूसरा नाम इसका डेड राइज है। डेड राइज बता देते हैं क्या है, वर्ड में आप टाइप कर देता हूँ, इसमें नहीं, इसमें लिखा है कि राइज ऑफ फ्लोर या डेड राइज। देखता हूँ, बहुत सारी डायग्राम बनाए हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखो यहाँ बना हुआ। तो दूसरा नाम इसका डेड राइज है। तो अगर डेड राइज वर्ड आ जाता तो घबराओ नहीं, डेड राइज का मतलब ही राइज ऑफ फ्लोर है। इसका मतलब ये उठा हुआ है, सो दैट ये जो एंगल उठा हुआ है दैट इज राइज ऑफ फ्लोर, सो दैट पानी यहाँ से ड्रेन हो जाए इधर और यहाँ से पंप आउट हो जाए। तो राइज ऑफ फ्लोर इज अपवर्ड कर्वेचर ऑफ वेसल बॉटम प्लेटिंग एट द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ये उठा हुआ ऊपर की तरफ है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि किधर का कर्वेचर, ऊपर का है कि नीचे का है। अगर कोई कर्वेचर नहीं लिखा तो नंबर कट जाते। You have to write upward curvature of ship's bottom plating in the transverse direction to drain water in the tank or holes to the center line for easier pumping out. हाँ भाई, इसमें किसको डाउट? नो डाउट, सबको क्लियर है। वेरी गुड, सब फ्रेश होके आए हो, इसका मतलब कोई डाउट नहीं। चलो बढ़िया है। ये राइज ऑफ फ्लोर यहाँ बना हुआ है, ये राइज ऑफ फ्लोर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टम्बल होम। किसी को मालूम है टम्बल होम क्या होता है? चलिए, यहाँ तो डेफिनेशन दिया होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? यहाँ तो डेफिनेशन दिया है, चलो एक्चुअली नहीं मालूम है, ठीक है, चलो अब करवाते हैं। तो टम्बल होम बेसिकली क्या होता है कि आजकल नहीं होता है, इट इज ऑब्सोलीट। आजकल इसको सिर्फ इसका टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पर आजकल होता नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये समर लोड लाइन है, इसके ऊपर आउटर जो शेल प्लेटिंग को अंदर की तरफ दबा देते हैं। सो बेसिकली इनवर्ड कर्वेचर है ऑफ द शेल प्लेटिंग टुवर्ड्स द इनसाइड,
और इनसाइड के लिए क्यों था, क्योंकि आपके जेट्टी पे प्रोजेक्शन होते थे कुछ, तो जहाज जैसे अलॉन्ग साइड आता था वो प्रोजेक्शन इसके अंदर घुस जाते थे। उस टाइम फेंडर नहीं होते थे शुरू में, तो कोई भी चोंच की चीज हो वो जहाज के साइड में घुस जाता था, होल हो जाता था। अब तो फेंडर आ गए, अब तो और भी चीजें आ गई, तो आजकल ये टम्बलोम खत्म हो गया। दूसरा क्या होता था कि पायरेसी आज की नहीं, बहुत सालों से चल रही है, तो पायरेट्स पहले भी शिप पे चढ़ जाते थे, अब भी शिप पे चढ़ जाते हैं। तो उस टाइम जब चढ़ते थे उनके पास तो कोई गार्ड होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, ऊपर तेल डाल देते थे, गरम तेल डाल देते थे, और ये ऐसे अंदर की तरफ स्लाइड करता था, तो वो तेल आता था तो वो स्लिप कर जाते थे, और हुक फेंक के इनको ऐसे इस पे, क्योंकि ये स्लांटिंग था उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाता। तो एक रीजन हो गया कि जेट्टी पे प्रोजेक्शन इसके अंदर घुसे ना, सेकंड था कि पायरेट ऊपर चढ़े ना, क्योंकि ये कर्व था। अब क्या हो गया, लेकिन शिप ओनर कहते हैं भाई अब तो भाई हमारे शिप्स में सारे फीचर्स आ गए हैं, फेंडर वेंडर आ गया है, तो यार हमारे ये जो स्पेस कट रही है, ये वाली एरिया, इससे हमको नुकसान हो रहा है। फिर उन्होंने कहा भाई इसको हटा दो, और फिर अब इसको ऑब्सोलीट बना दिया, क्योंकि ये अंदर में दब रहा था तो उसका कोई यूज नहीं हो रहा था, कार्गो एरिया इनका जा रहा था, तो अब वो ऑब्सोलीट हो गया है। So tumble-ohm is the inward curvature of ship side or shell plating above the salt water line। ये बड़ा जरूरी है लिखना। अगर above salt water line यहाँ नहीं लिखा और ड्राइंग नहीं बनाया ऐसा वाला SWL नहीं लिखा, एक एक मतलब 2 नंबर तो चले गए, 4 नंबर से 2 नंबर तो वैसे ही चले गए। एक तो इनवर्ड कर्वेचर नहीं लिखा, कई लोग उसको आउटवर्ड कर्वेचर लिख देते हैं, फिर वो तो जीरो हो जाता है। इनवर्ड कर्वेचर लिखा और अबव SWL नहीं लिखा, यहाँ ड्राइंग में भी नहीं बनाया, तो आपके 2 नंबर गए उसी तरह। तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, इसकी ड्राइंग बनानी और इसका यूज लिखना है, 2-2 नंबर सारे, तो आपके 6 नंबर मिलते हैं। डायग्राम अब समझ आया कि नहीं? टम्बल-ओम समझ आया कि नहीं आया? आगे Yes, sir. सर आया, थैंक यू। किसी को तकलीफ नहीं है? वेरी गुड। सर अभी अब इसका हिंदी में थोड़ा जो सा डेड राइस का जो था वो पूछना था एक चीज। जैसे अपन ने कैम्बर में तो 2% का दे रखा है कि उसमें 2% ऊपर राइज डेड ऑफ राइस लोड में रहता है। कुछ ऐसा नहीं ना, डेड राइस में ऐसा कुछ डेड नहीं, राइस वो स्पेसिफिक ना, उसमें कुछ अब है ही नहीं ना। अब डेड राइस भी खत्म हो गया, आजकल फ्लैट बॉटम शिप्स आ गए हैं। डेड राइस भी उनका कार्गो एरिया स्पेस गायब करवा रहा था ना, तो नीचे का स्पेस गायब हो रहा था। अब क्या कर रहे हैं, Yes, वो sir. फ्लैट बॉटम शिप्स आ गए हैं, तो कई बार क्या होता है, ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन हो गई, डेड राइस हो गया, कार्गो लोड ही नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे तक जा रहा है। तो इसीलिए रिवर पोर्ट्स में जो जहाँ ड्राफ्ट कम है, 6 मीटर 5 मीटर है 8 मीटर है, वो कहते हैं फ्लैट बॉटम शिप्स लाओ, तो उसमें डेड राइज होता ही नहीं है। ठीक है, तो फ्लैट बॉटम शिप्स में डेड राइज नहीं होता, तो डेड राइज भी आजकल ऑब्सोलीट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्राफ्ट रेस्ट्रिक्शन, सो दैट दे कैन कैरी मोर कार्गो इन द सिमिलर ड्राफ्ट। ठीक है, ओके जैसे सर, इसमें डेड राइज दिया हुआ है, तो अगर मैंने इसको फ्लैट बॉटम कर दिया तो मेरा कार्गो कैपेसिटी बढ़ गया ना, इतना एरिया जहां हमने कर्व दिया है वो एरिया हम ज्यादा लोड कर सकते हैं, इसलिए डेड राइज भी अब खत्म हो रहा है। So tumble-ohm basically is defined as the inward curvature of shell plating on the side above the summer load line. SWL means salt water line, summer load line वो एक ही चीज है। Modern ships tend to have vertical sides and therefore this feature is not found on ships nowadays. So इससे फायदा क्या है? It prevents your ship side from being damaged by jetty projections while coming alongside, and it did not allow pirates easy access to the ships while climbing from their skids, what is the skiffs. skiffs से जैसे ही जहाज पे चढ़ रहे थे तो उससे वो स्लिप कर जाते थे, इसलिए ये दिया गया था। सो दिस इज द टम्बल-ओम, बट इसमें सॉल्ट वाटर लाइन बनाना जरूरी है, इसमें बनाया नहीं है, तो उसमें SWL बनाना जरूरी है। राइज ऑफ लोड ये दिखाया, टम्बल-ओम ये दिया है, बट इसका मतलब ये SWL के ऊपर है, नीचे नहीं।
कई लोग क्या करते हैं वो नीचे ही बना देते हैं, फिर मुझे 0 देना पड़ता है। तो SWL के ऊपर है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, वो फ्लेयर है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने हाथी तो देखा है, ठीक है। एक इंडियन एलिफेंट को देखो, एक अफ्रीकन एलिफेंट को देखो। तो इंडियन एलिफेंट के कान छोटे हैं तो उसका फ्लेयर छोटा है, उसको आगे से इतना बड़ा नहीं लगता है। बट इन कंपैरिजन अगर अफ्रीकन एलिफेंट को आगे से देखोगे, कान इतने बड़े हैं, वो पूरा काफी बड़ा लगता है। उसी तरह अगर शिप को आगे से बड़े देखोगे तो उसके फ्लेयर के कारण काफी बड़ा लगता है। लेकिन अगर उसी शिप को पीछे से देखोगे, स्टर्न से, तो जैसे हाथी को पीछे से देखते हो तो इतना बड़ा नहीं दिखता, शिप भी पीछे से इतना बड़ा नहीं है, और आगे से वो इतना बड़ा क्यों है। अब वो आगे से क्यों बड़ा है वो अभी बताएंगे। तो फ्लेयर जो है वो आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ शिप बाउ प्लेटिंग, जो बाउ प्लेटिंग को खींच के बड़ा बना देते हैं। क्यों बड़ा बनाते हैं? पहला, फ्लेयर से पहले फ्लेयर का डायग्राम बताएं आपको। एक और बनाया हुआ मैंने, ये फ्लेयर बनाया, एक और मैंने बनाया हुआ, ये कई सारे डायग्राम फ्लेयर के बनाए हैं। ये भी फ्लेयर है। तो अगर ये फ्लेयर को देखो, ये एंकर दिख रहा है, ये हाउस पाइप दिख रही है, तो ये फ्लेयर काफी बड़ा लगता है। लेकिन अगर बार्ज को आगे देखो, इसका कोई फ्लेयर होता ही नहीं है, बार्ज का कोई फ्लेयर नहीं है, वो फ्लैट ऐसे बॉक्स बना है। सिमिलरली यहाँ एक और मैंने बनाया डायग्राम, कि फ्लेयर और उसके यूजेस क्या हैं। तो फ्लेयर इज द आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ शिप्स बाउ प्लेटिंग, ये बाहर की प्लेटिंग जो खिंच के बनाई जाती है, दैट इज फ्लेयर। और एक बार्ज में कोई फ्लेयर होता नहीं है, बॉक्स जैसा बना है। तो फ्लेयर का फायदा क्या है? फ्लेयर का फायदा ये है कि जब वो हाई सीज में डाइव करता है, पिच करता है हाई सीज में, तो उसको वो खुला जो रीजन बना हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्लेयर, उसके कारण रेजिडुअल बॉयंसी मिलती है और जल्दी बाहर निकल आ जाता है। सेकेंड थिंग है उसका फायदा, कि जब एंकर गिरते हैं वो शिप साइड को स्क्रैच नहीं करते, शिप साइड से क्लियर गिरते हैं बिकॉज ऑफ फ्लेयर। लेकिन अगर बार्ज का एंकर गिराओगे तो वो पूरा शिप का, उसका जो बार्ज का साइड को स्क्रैच करते हुए निकल जाएगा। लेकिन फ्लेयर बनाने से आपके एंकर्स क्लियर करते हैं। तीसरा रीजन जो है, आपके फॉरवर्ड स्टेशंस में फॉक्सल पे काफी जगह मिल जाती है आपको फ्लेयर के कारण। वही चीज पूप डेक में बहुत कम जगह मिलती है। कितना कंजेस्टेड स्टेशन होता है पूप डेक का, सारी रोप इधर से उधर जा रही होती, लेकिन फॉक्सल में सारी रोप क्लियर है, उनकी खुली जगह है। फोर्थ रीजन, कि आपके स्टोर स्पेस भी बढ़ जाता है फॉर स्टोरिंग रोप्स बिकॉज ऑफ फ्लेयर। फ्लेयर पे कोई क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चंस ऑन फ्लेयर? के बाद मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ इसी की। तो फ्लेयर क्या है? इट इज द आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ शिप bow plating. It helps to increase your buoyancy and prevents bow from diving into head seas and provides lifting power when pitching heavily. Second, it increases the breadth of forecastle, provides space for mooring gear and be fitted and working. It enables anchors to fall clear of ship side when let go, and it gives more space in the forecastle store. तो फ्लेयर अगर साइड तक इसको खींचा जाए तो ये सेंटर लाइन है, तो ये साइड में तक खींच गई वो फ्लेयर। फ्लेयर क्लियर है सबको? फ्लेयर में कोई क्वेश्चन? उसके बाद हम शेयर पे आएंगे। क्लियर है? ऐसे क्लियर। ओके, अब हम आते हैं शेयर पे। उससे पहले डायग्राम दिखाएं, शेयर क्या है।
अभी आपके मुझ पर ईमेल आईडी आ जाएंगे, फिर मैं आपको नोट्स भेज सकता हूँ। अभी ईमेल आईडी आपके 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको नोट्स भेजूंगा। Copy it, sir. आज आपको वो सब मिल जाएगा, DTS क्या है और वेलकम किट मिलेगी, ये सब मिला कुछ मेल पे, अभी मिलेगा आपको, है ना। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अब। Okay, sir. शेयर कहाँ गया, SHER। नो, जो मेन डेक आपका है, ये थोड़ा, आपका मेन डेक थोड़ा कैम्बर भी होता है और उसमें शेयर भी होता है। अब कैम्बर होता है पानी ड्रेन करने के लिए, शेयर भी होता है पानी ड्रेन करने के लिए। शेयर का एक और फायदा होता है, उससे आपका रेजिडुअल बॉयंसी भी बढ़ती है, और एक फायदा होता है पानी ड्रेन करने का, क्योंकि अगर शेयर नहीं होगा तो आपकी रेजिडुअल बॉयंसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ना इधर पानी ड्रेन करेगा। तो शेयर जो है बेसिकली अपवर्ड कर्वेचर ऑफ मेन डेक है इन द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, 4.5 डायरेक्शन में ये कर्व हो रहा है ऊपर की तरफ। सो ये अपवर्ड कर्वेचर है ऑफ शिप्स मेन डेक इन द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। अब इससे फायदा क्या है कि यहाँ से पानी आपका अगर आएगा फॉरवर्ड फॉक्सल पे आएगा, सो इट विल ड्रेन टुवर्ड्स दिस साइड, और यहाँ कैम्बर से वो स्कपर में चला जाएगा, कैम्बर से वो साइड के रीजन में ड्रेन करेगा। सो इट इज आगे से आफ्ट की तरफ आएगा एंड ड्रेन टू द साइड। सिमिलरली अगर पीछे से वाटर पानी आए, उसको पूपिंग कहते हैं। पूपिंग इज रेयर बिकॉज द वेव comes from aft to the poop deck. So that phenomenon is known as pooping when the water comes from aft. So water will come here and it will drain, and when it comes the midship area, it will drain to the sides by the camber. अब forward में जो height है, curvature है, will be twice that of aft shear. So forward shear is twice of aft shear. So suppose aft shear is x height, x meter, forward shear will be 2x meter, because forward shear is twice of aft shear. So the shear is upward curvature of ship's upper deck in the longitudinal direction. Forward shear is always twice of, or approximately twice of aft shear. So use हो जाता है for draining seas on board towards midship from where your camber drains it towards the sides. Second, इसमें it increases the residual buoyancy of the ship, so it can rise faster in case it pitches down. Residual buoyancy इसकी बढ़ जाती है। शेयर क्लियर है, और इसकी स्पेलिंग याद रखना SHEER, बिकॉज SHEAR एक अलग फोर्स है। दिस इज SHEER। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, SHEAR भी सेम प्रोनाउंसिएशन है शेयर, लेकिन वो चीज अलग है। एग्जाम में कई बार आ चुका है और आप गलत लिख देते हो। So this is your upward curvature of main deck in the longitudinal direction. तो PPT अब करते हैं। So shear is the upward curvature of uppermost continuous deck in the longitudinal direction towards the bow and stern. The forward shear is approximately twice of aft shear. So it drains your ship green seas होती हैं जो भी waves deck पे आती हैं, that is green seas. ये term दिया गया है, it is not that वो color green है, but वो word दिया गया है green seas. So it drains ship green seas from forward and aft section of the ship's deck to midship area. From there your accumulated drain goes to your side scuppers. कैम्बर आपको समझा दिया है, एंड इससे रेजिडुअल बॉयंसी भी बढ़ती है। एक और चीज लिख देते हैं,
it increases your residual buoyancy. तो आपकी रेजिडुअल buoyancy बढ़ जाती है विथ योर shear. सर ये रेजिडुअल buoyancy का एक बारी थोड़ा बता देते। देखो रेजिडुअल buoyancy का मतलब है आपकी जो एक एक्स्ट्रा buoyancy देता है, किक देता है। जैसे सपोज एक buoyancy आपको पता है कि बॉटल आपने, एक खाली बॉटल है, ठीक है, आपने उसका कवर ढक्कन बंद कर दिया और फिर आपने प्रेस किया उसको टब में, आपको एक धक्का लगा और वापस बाहर पॉप आउट किया, तो उसकी रेजिडुअल buoyancy ज्यादा होगी। उसमें एयर के कारण रेजिडुअल buoyancy ज्यादा होगी। अगर उसको हमने पानी से फुल करके भर दिया होता बॉटल को और फिर पानी में डाला जाता तो वो इतना ज्यादा बाहर नहीं निकलती, है ना। तो रेजिडुअल buoyancy होती कि एक्स्ट्रा buoyancy जो उसको मिलती है बिकॉज ऑफ दैट एयर इनसाइड दैट बॉटल। ओके सर। क्योंकि आपका नॉर्मल जो शिप है वो ऐसी शेप का बना है जिससे बॉइंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो उसमें buoyancy तो है, लेकिन एक्स्ट्रा buoyancy मिल जाती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो शेयर से क्या होता है, वो उसमें एक ऐसा एक चैम्बर स्पेस बढ़ जाती है शेयर से, बिकॉज आप उसको कर्वेचर दे रहे हो। अगर वो सीधी डेक होती तो उसमें एयर इतना ज्यादा नहीं होता जितना एक कर्व में आ रहा है। तो जितना ज्यादा एयर आएगा उस कंपार्टमेंट में उतनी जल्दी बाहर निकलेगा। जैसे आपको बॉटल की एग्जांपल दिया था कि बॉटल में Yes, पानी sir. भर दो और उसको टब में डालो तो आपको कोई फोर्स तो लगेगी नहीं मिल ऊपर खींच दबाते हुए। लेकिन अगर आपने खाली बॉटल को ऊपर से कवर लगा दिया प्लास्टिक बॉटल को और अगर आपने टब में डाला तो आपको एक फोर्स लगेगी, वो आपको धक्का मारेगी, पॉप आउट करेगी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ एयर देयर व्हिच इज गिविंग द रेजिडुअल buoyancy। ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं रेक। रेक बेसिकली, चलो डायग्राम से समझाते हैं रेक क्या है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा हो गया आज तो छोड़ दें कि अभी कंटिन्यू करें, क्योंकि पहला दिन है, आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही है ज्यादा? पढ़ना तो है, वो तो सीधी बात है, कुछ है नहीं, नहीं पढ़ना सर, तो है। कंटिन्यू। हाँ तो कंटिन्यू करें, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं अभी तो है, 13 मिनट है बेटा, टाइम है। करा दीजिए सर। करा रहे, वही मैं जरा डायग्राम देख रहा था ना, कौन सा कराना है। स्टेम रेक, ओके। तो स्टेम रेक क्या होती है, अभी आपको डायग्राम समझाते हैं क्योंकि डेफिनेशन में कुछ समझ आएगा नहीं। तो सपोज ये स्टेम है आपकी शिप के आगे का पोर्शन जो है उसको स्टेम कहते हैं। उसमें कोई भी हमने परपेंडिकुलर लगाया, कहीं भी फॉरवर्ड परपेंडिकुलर की बात नहीं करो, कोई परपेंडिकुलर लगाया तो वो कितना एंगल वो स्टेम बना रहा है विद दैट परपेंडिकुलर, उसको रेक कहते हैं, स्टेम रेक। स्टेम कितना डायरेक्शन में आगे की तरफ झुका है, स्टेम परपेंडिकुलर से कितना डिपार्चर हो रहा है। ज्यादा डिपार्चर होगा इसका मतलब ज्यादा रेक है, स्टेम रेक। कम डिपार्चर होगा तो कम स्टेम रेक है। जैसे बार्ज है उसमें स्टेम रेक 0 है, वो परपेंडिकुलर से डिपार्चर ही नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई डिपार्चर नहीं है। एक फास्ट बोट अगर आप देखो उसमें सबसे ज्यादा डिपार्चर है, मतलब जो एंगल ये स्टेम बना रहा है वो सबसे ज्यादा बना रहा है। स्टेम जो परपेंडिकुलर से कितना बना रहा है, बहुत ज्यादा बना रहा है।
तो आपका ये बोट बहुत फास्ट जाता है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस और एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा स्टेम ब्रेक होगा, उससे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, उतना मनोवरेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब कुछ नेवल जहाज हैं जो यूएस नेवी के हैं, स्टेल्थ शिप, जिसमें आपके रडार में नहीं आते। तो ये वाले जहाज जो होते हैं स्टेल्थ शिप्स, ये रडार पे नहीं आते। जैसे आपका B-2 बॉम्बर है यूएस का, वो रडार पे नहीं आता। तो उसी तरह इनके शिप्स हैं जो रडार में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनका जो रेक है वो उल्टी डायरेक्शन में, आगे की तरफ की बजाय माइनस में आ जाता है, नेगेटिव होता है, आगे नहीं झुका, पीछे की तरफ झुका है। तो जो रडार बीम इधर आएगी, नॉर्मली हमारी रडार बीम जैसे आती है यहाँ, तो वापस रडार पे जाती है। तो जब वापस रडार पे जाएगी तो आपको उसका एक ग्लोब मिलेगा। लेकिन जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो ऊपर की डायरेक्शन चली जाएगी, वो आपके रडार में आएगी नहीं। जब आपके रडार में वापस नहीं आएगी तो आपको पता ही लगेगा यहाँ कौन है। तो दोज आर स्टेल्थ शिप जिसकी नेगेटिव स्टेम ब्रेक होती है। तो आपको कुछ और डायग्राम दिखा रहे हैं। सर ये स्टर्म रेक एंड फ्लेयर में कुछ कनेक्शन है क्या? फ्लेयर का मतलब है नहीं, कनेक्शन नहीं है। स्टेम रेक जो होती है वो बेंड है, कितना बेंड किया है ये दिखा रहा हूं। जैसे आपने परपेंडिकुलर से स्टेम को कितना बेंड करवाया, जबकि फ्लेयर का मतलब हमने कितना चौड़ा किया, भाव को कितना चौड़ा कर दिया है। मैंने आपको हाथी का एग्जांपल बताया था। हाथी, अगर आपको मैंने कहा था अफ्रीकन हाथी को देखो और इंडियन हाथी को देखो, बड़ा आपको लगेगा आगे। अफ्रीकन हाथी के कान बड़े हैं, उसकी खिंचाई होगी ज्यादा। उसी तरह बाउ प्लेटिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उतनी ज्यादा फ्लेयर है, बट उसका रेक से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। अब ये देखो, सारे मैंने डायग्राम्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए रेक। अब VLCC और VLOC में स्टेम ब्रेक कम है, क्योंकि इसमें हमें कार्गो ज्यादा कैरी करना है, तो ये ज्यादा आगे की तरफ झुका नहीं होता, क्योंकि कार्गो ज्यादा कैरी करना है। जनरल कार्गो का स्टेम ब्रेक ज्यादा है, उसको स्पीड चाहिए, इसको इतनी स्पीड नहीं चाहिए। कंटेनर शिप्स को रेक ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको हाई स्पीड चाहिए, है ना। उनको स्पीड 18 से ऊपर नॉट चाहिए, क्योंकि पैसा तो उसी मिलता है कि जितना जल्दी पहुंचाओ। नेवल वेसल्स में भी रेक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी स्पीड 35 नॉट्स होती है। फास्ट बोट में इससे भी ज्यादा रेक होता है, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम स्टेम रेक होना चाहिए मैक्सिमम स्पीड के लिए। लेकिन एक बार्ज में स्टेम ब्रेक 0 है, क्योंकि उसको सिर्फ कार्गो कैरी करना है, उसको तो पुल करेगा टग। इसमें अपना प्रोपल्शन हो या ना हो, इसकी स्पीड 3 नॉट से ऊपर होगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 नॉट होगी। तो इसलिए उसका स्टेम ब्रेक 0 है। ये डायग्राम अच्छी तरह देखो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पूछो, फिर हम कील रेक पे आएंगे। सर एक बार प्लीज डेफिनेशंस वाला अभी डेफिनेशन पे आएंगे, पहले डायग्राम देख लो। डेफिनेशन तो दिखाई देंगे, पहले डायग्राम देख के समझ लो चीज क्या है। डेफिनेशन में तो एक लाइन का है, उसमें कुछ डेफिनेशन में कुछ समझाया नहीं है। मैंने डायग्राम बना के समझाया कि क्या है ये रेक क्या है। रेक बेसिकली प्रोफाइल व्यू में डिपार्चर फ्रॉम परपेंडिकुलर है ऑफ द स्टेम। किस एंगल पे स्टेम बेंड कर रहा है अगेंस्ट द परपेंडिकुलर। सर आजकल एक नया कंस्ट्रक्शन है, जैसे बल्बस वो मतलब फ्लैट के बराबर कर देते हैं, और जो वाटर कट करने की कैपेसिटी होती थी पहले, बिल्कुल मींस विंड एंड वाटर कट करने की कैपेसिटी जो होती थी शिप की, वो अब खत्म कर रहे हैं। सर तो इससे क्या स्पीड ऑफ शिप बढ़ती है या फिर घटती है? बिकॉज नहीं देखो, पहले क्या होता था, बल्बस बॉब होते नहीं थे, तो वो स्टेम रेक और कील रेक से स्पीड बढ़ाते थे।
अब बल्बस बॉब आ गए हैं, तो बल्बस बॉब में क्या है, तो एक तो बल्ब से आपकी रेजिडुअल बॉयंसी बढ़ती है, ठीक है। तो आपको, क्योंकि वो खाली एरिया है, तो उसमें थोड़ा सा आपका बॉयंसी बढ़ जाती है, रेजिडुअल बॉयंसी। सेकेंड थिंग क्या है कि वो वेव्स को काटता है, तो वेव हाइट को रिड्यूस कर देता है कट करके। तो उस सर तरह से वेव, वेव बोलने दो वेव मुझे, हाँ ओके पूरा सर। बोलने दो, उसके बाद पूरा बोल दूँ, उसके बाद बात करना। तीसरा बात, जो बल्बस बॉब में आपका बॉल थ्रस्टर भी लगता है, तो बॉल थ्रस्टर आपका बल्बस बॉब में लग रहा है, आपका रेजिडुअल बॉयंसी भी बढ़ रही है, और तीसरा हो जाता है वेव हाइट को रिड्यूस करता है। तो जब वेव हाइट को रिड्यूस कर देता है, तो वेव के इफेक्ट को रिड्यूस करता है काट के, जो आपका स्टेम ब्रेक कील ब्रेक नहीं करता। तो वो एडिशनल बेनिफिट है बल्बस बॉब का। लेकिन अगर बल्बस बॉब है, तो फिर आपको कील रेक की जरूरत नहीं है। कील रेक तो तब है जब आपके पास बल्बस बॉब नहीं है, तब कील रेक। अब हम कील रेक का डायग्राम दिखाएंगे। सर बल्बस बॉब जिसमें रहेगा उसमें बीटी रहेगा। नहीं, बल्बस रहा क्या रहेगा, बीजी क्या बीटी बीटी बॉब थ्रस्टर सर। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ना, ओके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये नहीं कि बल्बस रहेगा तो बॉब थ्रस्टर रहेगा, ऐसा नहीं है, वो यस वैसा नहीं है। तुम लोग ये शॉर्ट टर्म्स बोलते रहते हो, हमें कुछ कंफ्यूज कर देते हो। हैं, स्टेम ब्रेक कील ब्रेक कहाँ गया? EFGHR। सो कील रेक बेसिकली ये वाला है। सो स्टेम रेक दिखा दिया, ये आपका कील रेक जो है ये उठा हुआ है ऐसे। सो स्टेम रेक इज डिपार्चर फ्रॉम द वर्टिकल ऑफ द स्टेम इन द प्रोफाइल व्यू। तो आपका स्टेम कितना एंगल पे डिपार्चर कर रहा है फ्रॉम द वर्टिकल। अगर वो उल्टी डायरेक्शन में कर रहा है तो नेगेटिव स्टेम ब्रेक है, अगर वो इस डायरेक्शन में कर रहा है क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव स्टेम ब्रेक है। कील रेक होता है कि कील कितना उठा हुआ है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो डिपार्चर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फ्रंट एंड ऑफ द कील इन द प्रोफाइल व्यू, उसका मतलब ये फॉरवर्ड एरिया कितना उठा हुआ है। तो अगर बल्बस बॉब होगा तो आपका कील रेक नहीं होगा। कील रेक और स्टेम रेक का फायदा यह है कि पानी का रेजिस्टेंस कम होगा, वाटर रेजिस्टेंस टू दिस वेसल विल बी रिड्यूस्ड, बिकॉज अगर ये पूरा नीचे तक रहेगा तो पानी इस पर मारेगा और स्पीड अफेक्ट होगी। तो कील रेक और स्टेम रेक से आपकी स्पीड और मनूवरेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो दैट इज योर स्टेम रेक एंड कील रेक। तो ये आपको डेफिनेशन दिखा दे। यस सर। सर जैसे स्टीम ब्रेक और कील ब्रेक तो खत्म ही हो गई है आजकल, एंड ये बल्बस बो भी सर बहुत छोटा करके ये लोग मीन्स जो न्यू कंस्ट्रक्शन है तो सर बल्बस बो भी बहुत छोटा कर देते हैं। तो ये कैसे मतलब ये लोग ये स्पीड और इन सबको मेंटेन करेंगे सर? देखो ऐसा है कि बल्बस बॉ का नुकसान भी था, फायदा भी था। कई बार बल्बस बॉ ज़्यादा लंबा हो जाता था तो वो पंचर हो जाता था, फिर शिप को स्टैंड करना पड़ता था, फिर रिपेयर्स कराने पड़ते थे, टक्कर लग जाती थी, बल्बस बॉ पहले लग जाता, बाकी लगता ही नहीं था। तो इसीलिए उसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, क्योंकि अब बल्बस बॉ में आपकी डैमेज हो गया तो शिप विल नॉट सेल ना। बल्बस बॉ डैमेज हो गया, शिप थोड़ा सेल, सीवर्दी नहीं है, तो उसके लिए एक्सटेंसिव रिपेयर होगा, ये होगा वो होगा, तो फिर उन्होंने उसको छोटा कर दिया कि भाई अब उसका फायदा नहीं है। सो
अलग अलग डिजाइन करते रहते हैं। और अब जैसे एवरगिवन फंस गया सुएज कनाल में, और फिर सुएज कनाल वाले उसको पकड़ के बैठ गए थे अभी काफी दिनों तक कि भाई पैसे दो। तो अब वो इतना बड़ा जहाज है, उसने टग को क्यों नहीं यूज किया पहले? उन्होंने बोला भाई टग यूज करता पहले खींचने के लिए पहले ही, तुम अपने प्रोपल्शन में क्यों इतनी स्पीड में जा रहे थे? पायलट को तो कोई पूछता ही नहीं हुआ, पायलट की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सुएज कनाल में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर एंड ऑफिसर ऑन वॉच की है, और उसी दोनों को इम्प्लीकेट करते हैं वो किसी भी केस में। तो ये बड़ा चक्कर है वहाँ। तो शिप की जो कंस्ट्रक्शन है आजकल चेंज होती जा रही है, नए नए आपके डिजाइनर्स आ गए हैं, अनमैन्ड वेसल्स आ गए हैं, रिमोटली कंट्रोल वेसल्स आ गए हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन की चीज़ें आ रही हैं। एंड मे बी इन फ्यू ईयर्स तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे शिप डिज़ाइन में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। चलिए डेफिनेशन पहले समझ लो एंड देन वील एंड टुडे। So rake of stem is a departure from the vertical of any line in the profile, मतलब side view, and rake is the departure of the horizontal in profile near the stem region. Both will help the ship's maneuverability and speed. तो मैं रिपीट करूंगा ये रेक को अगली क्लास में फिर से, एंड देन वील कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर आपके जो नए नए ख्याल हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नया नया क्या क्या लेटेस्ट आ रहा है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोल सर ये रेक ऑफ स्टेम ऑन कील जो है, ये जो इसका परपेंडिकुलर लिया जाता है, ये शिप की हाइट के मिड से लिया जाता है? कहीं से भी ले लो, आपकी शिप की हाइट के बेसिस पे नहीं है। स्टेम कहीं भी एंगल बनाएगा तो अगर वो सीधा स्टेम है तो कहीं भी एंगल अगर बनाएगा, जैसे यहाँ बनाया या यहाँ बनाया या यहाँ बनाया, कहीं भी लिया, ये नहीं कि शिप की हाइट के ऊपर से लिया कि यहाँ से लिया या फॉरवर्ड परपेंडिकुलर से लिया, कहीं से भी लियो, अगर ये स्टेम सीधा है तो सबके एंगल सेम रहेंगे, तो स्टेम रेक सेम रहेगा। कर्वेचर आएगा तो चेंज आएगा, अगर वो सीधा है तो सीधा रहेगा। तो अगर एक सीधी लाइन है, परपेंडिकुलर है, उसमें कितने भी हमने कर्व लाइंस बनाई, तो अगर वो दोनों पैरेलल हैं, सपोज ये लाइन सीधी है और मैंने एक और लाइन पैरेलल बनाई यहाँ, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइन कटी आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, उसके एंगल सेम रहेंगे। तो रेक कहीं भी, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एंगल सेम रहेंगे कि नहीं? ज्योमेट्री पे पढ़ा है यार, क्लास 6-7 में पढ़ा हुआ है। हाँ जी सर। तो वही चीज यहाँ आती है कि कहीं भी काटो एंगल तो सेम रहेगा, तो उसका कहीं किसी पॉइंट पे भी काटो सेम रहेगा। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे थे बोल? हाँ क्या पूछ रहे थे? छुट्टी करनी है? चल छुट्टी कर देते हैं। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो छुट्टी करें। छुट्टी करते सर। छुट्टी कर, चलो भाई छुट्टी, छुट्टी की घंटी बज गई, छुट्टी। थैंक यू सर।